अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और ज़फ़र खान साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो ये है कि आपको शायद याद होगा कि पिछले साल ये काफ़ी खबर मशहूर हुई थी कि नासा के जो रोवर्स हैं मरीख पर, उन्होंने कुछ ऐसे आसार दरियाफ्त किए थे कि शायद मरीख पर पहले किसी ज़माने में ज़िंदगी मौजूद रही हो। तो वो जो पेपर छपा था, आज जफ़र खान साहब उस पेपर को डिस्कस करेंगे और हमें तफसील से बताएंगे कि वो क्या सिग्नल थे और किस तरह से नासा के इंजीनियर्स ने ये मालूम किया कि वाकई वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद थी। तो खान साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से? जी बिल्कुल, आपकी दुआ है। बिल्कुल। शुरू करते हैं जी। हाँ जी जी। गो अहेड प्लीज। जी, जी। तो जो पेपर छपा था उसका टाइटल था रीडॉक्स ड्रिवन। मैं जरा कोशिश करता हूँ कि वो पेपर आपके सामने ले आऊं। क्या आपको नजर आ रहा है कदीर साहब टाइटल? जी जी जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल नज़र आ ठीक रहा है, तो ये टाइटल था रीडॉक्स ड्रिवन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसोसिएशंस इन जज़ेरो है। क्रेटर, मार्स। तो ये जो जो क्रेटर है, जाहिर है क्रेटर्स जितने भी होते हैं तमाम सितारों पर या सैयारों पर, वो बहुत बड़े बड़े फल्की अजसाम के गिरने से बनते हैं। राइट। और जो मरीख है ये बुनियादी तौर पर चूंकि जियोलॉजिकली एक्टिव प्लैनेट नहीं है, यानी दूसरे लफ्जों में यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं हो रही। मरीख का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो जमीन की तरह प्लेटों में मुनकसिम नहीं है, और वो मूव नहीं होता, यानी हरकत नहीं करता रहता राइट। वक्त के साथ साथ। तो राइट। इसलिए मरीख की सतह पर इस तरह के पुराने जो वाकयात हैं, मिसाल के तौर पे जो अब क्रेटर्स की सूरत में या बड़े बड़े गढ़ों की सूरत में अपने निशान छोड़ जाते हैं, वो अब भी मौजूद है। तो ये जीरो इसके क्रेटर। अलावा यह है कि मरीख पे वेदरिंग भी नहीं है, बारिश नहीं होती वहाँ पे, जिससे बिल्कुल। कटाव वगैरह से आसार ख़त्म हो जाते हैं। जी तो दैट्स अनदर रीज़न कि वहाँ पे अरबों साल पहले अगर कोई शाबिया गिरा था तो उसके क्रेटर भी आज भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस लिहाज से ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमारी जो जमीन है इसकी उम्र तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स है। और ये जो मरीख का क्रेटर है इसकी उम्र तकरीबन 4.2 बिलियन ईयर्स है, रफली। इतने पुराने निशानात जमीन पर ना होने के बराबर है, जबकि मार्स पर या मरीख पर आज भी वो मौजूद है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिहाइयों से नासा, जो अमेरिका की खिलाई एजेंसी है, उन्होंने बाज इस किस्म के रोबोटिक रोवर्स, यानी इस किस्म की मशीनें जो जो एक तरह से चलती फिरती लेबोरेटरी होती हैं, जिनमें ऐसे आलात आलात फिक्स होते हैं, और जो रोबोट के तौर पर खुद खुद अपने यानी जिनको कंट्रोल किया जा सकता है जमीन से बैठकर, और जिनमें ऐसे आलात होते हैं कि अब मुख्तलिफ चट्टानों का मरीख की सतह पर मौजूद जो है मुख्तलिफ कीमिया केमिकल, उनकी हैत का, उनकी अमाउंट का अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो साइंसदान पिछले काफ़ी सालों से ये बात कह रहे हैं कि मरीख पे पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, मखसूस चट्टानें, उनसे पता लगता है ज़मीन के मरीख के खासे बड़े बड़े हिस्सों पर अब से बिलियन साल पहले, यानी अरबों साल पहले बहता हुआ पानी मौजूद था। और जहां बहता हुआ पानी मौजूद हो, वहीं पर साइंसदानों की जो है वो क्यूरियोसिटी या उनका तजस्सुस बढ़ जाता है कि डेफिनेटली एन मुमकिन है कि वहां जिंदगी भी कभी मौजूद रही हो। तो जज़ेरो क्रेटर जो है, ये मरीख के जो इक्वेटर है, ये उसके शुमाल में मौजूद है। और ये तकरीबन 45 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्रेटर है जिसकी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये वो जगह है, रफली ये जो काले दायरे में जगह दिखाई गई है, जहाँ पर परसिवियरेंस जो रोवर है, यानी जो एक गाड़ी, जो मतलब मरीख पे चलने वाली गाड़ी, जो रोबोटिकली जिनको साइंसदान जमीन पे बैठ के कंट्रोल करते हैं, और जिस जी जी। जिस पर मुख्तलिफ हालात मौजूद हैं, वो यहाँ पर लैंड हुई थी इस एरिया में। ठीक। सही। अब इसी जो है क्रेटर, जजेरो से जो है स्लाविक जुबान का लफ्ज है, और इससे मुराद आमतौर पे होती है झील। तो ये बहुत बड़ी झील थी जिसके अंदर साइंसदानों को बहते हुए पानी के मौजूद होने के, जो अब से तकरीबन 3.5 बिलियन से 2.5 बिलियन साल तक के अरसे में तक मौजूद रहा है अंदाजन, उसके आसार इस तरह मिले हैं कि इन्हें ऐसी चट्टानें मिली हैं इसकी तह में
कि जो चट्टानें सिर्फ जमीन पर उन हालात में बन सकती हैं जब वो चट्टान बनने का सारा अमल पानी की तह में हो। ठीक। सही। तो इसी की रिम पर मौजूद, यानी इसकी बाउंड्री पे मौजूद बाज चट्टानों में, खासतौर पे एक खास चट्टान के जिसको एंजल, ब्राइट एंजल फॉर्मेशन कहते हैं, वहां पर साइंसदानों को बाज मखसूस किस्म के ऐसे आसार मिले हैं जिनसे ये लगता है कि यहाँ पर जिंदगी कभी मौजूद रही होगी। अब वो आसार क्या है? मैं आपको एक तस्वीर, तो इनको एक चट्टान, ये मुख्तलिफ चट्टानों के हिस्से जो है वो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, मेरी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ वो मखसूस चट्टानों का हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ कि जहां पर इनको आसार मिले हैं। तो वो चट्टानें इस किस्म की हैं। मैं बस ये मेम्बरान को ये दोबारा याद दिला दूं कि चांद पर तो इंसान जा चुके हैं, 12 इंसान चांद पर कदम रख चुके हैं। मरीख पर अभी तक कोई इंसान नहीं गया। ये सारे का सारा काम जो है ये खुदकार जो रोबोटिक रोवर्स हैं नासा के, वो कर रहे हैं ये काम। जी 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 जी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये ज़ाहिर है मैंने जब तस्वीर को बड़ा किया तो थोड़ा सा वो आउट ऑफ फोकस भी हो गई है। यहाँ पर ये आपको सब्ज किस्म की, यहाँ ऊपर ज्यादा ज्यादा आसानी से दिखाई दे सकेंगे। यहाँ पे आपको सब्ज किस्म, सब्ज डॉट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है। हम्म। और इधर भी आपको सब्ज डॉट्स दिखाई दे रही हैं जो निस्बतन डार्क कलर की डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं। इनको हम्म। उन्होंने नोड्यूल्स या पॉपी सीड किस्म की ये नोड्यूल्स हैं। और हम्म। उनके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो निस्बतन ये क्लियर एरियाज हैं। और पूरी सही। आगे चट्टान को देखें तो ये निस्बतन ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश कलर की। सही। अच्छा, अब मरीख जो है, जिसके बारे में हम साइंसदान पुराना जानते हैं कि मरीख जो है वो अगर आप दूर से, खुद भी दूर दूर से दूरबीन से देखें तो वो सुर्खी माइल प्लेनेट दिखाई देता है। और इसके बारे में बिल्कुल। साइंसदानों ने की तहकीक ये थी कि मरीख पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आयरन जो है मौजूद है, यानी जंग लगा हुआ आयरन जो है मौजूद है। और वो चूंकि उसकी उसकी सतह, जमीन जो मरीख की जो मिट्टी है, चूंकि वो बहुत ही छोटे छोटे जर्रात पे मुश्तमिल है, तो जब वो हम्म। हवा चलने से उड़ती है तो हवा जो है उसमें वो ऑक्सीडाइज्ड आयरन फैल जाता है, जो जिसका रंग जो है वो सुर्खी माइल होता है या रेडिश ब्राउनिश माइल होता है। तो उससे सही। पूरा प्लेनेट आपको ऐसे नजर आता है। तो ये जो हम्म। चट्टान है, इसमें भी पूरा का पूरा आयरन मौजूद है। और जहां जहां आपको निस्बतन वाइट एरियाज दिखाई दे रहे हैं, यहां इसका मतलब है कि वो आयरन जो है वो किसी और फॉर्म में तब्दील हो गया। ठीक। अच्छा। सही। और सही। जो आपको ग्रीनिश पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनिश डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये देख सकते हैं आप, हम्म। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ग्रीनिश डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये हम्म। ग्रीनिश डॉट, ये ग्रीनिश डॉट। ठीक है। ये ग्रीनिश सही। डॉट्स जो हैं ये खास किस्म का मिनरल या मादनियात यूं समझ लीजिए, जिसको विवियनाइट कहते हैं, वो है। हम्म। अब विवियनाइट क्या होती है? विवियनाइट बुनियादी तौर पे एक ऐसे सॉल्ट पर मुश्तमिल होती है, ऐसे नमकियात पर मुश्तमिल होती है जो लोहे यानी आयरन और फॉस्फेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। हम्म। ठीक है। अब साइंसदानों ने उसी उन्हीं रोवर्स के जरिए, उन्हीं मरीख गाड़ियों के जरिए, उन पे जो आलात थे, ये ये मालूम किया कि ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं ये बहुत कोई गहरे नहीं गए हुए इन चट्टानों में, ये बिल्कुल चट्टानों हम्म। की सतह पे ही मौजूद है। तो उससे उन्हें ये पता चला कि इन चट्टानों के ऊपर जो मुख्तलिफ रंग हैं, यानी सफेदी माइल रंग और सफेदी माइल रंग के अंदर जो निस्बतन ग्रीन या सब्ज रंग का जो नोड्यूल्स है, जिसकी कुल साइज कुछ किलोमीटर कुछ मिलीमीटर का है, सॉरी, कुछ मिलीमीटर का है, यानी बहुत ही छोटा। सही। हम्म। ये सब जो है ये जिस वजह से भी बने हैं, वो क्या ऐसा कीमियाई अमल होगा जो इन चट्टानों के ऊपर ऊपर हुआ है। और वो उतना पुराना हरगिज नहीं है जितनी पुरानी ये नीचे वाली चट्टानें हैं। सही। ठीक। अच्छा, अब ये जो विवियनाइट है ये जमीन पर भी पाया जाता है। ये मिनरल जमीन पे पाए हम्म। जाते हैं, ये क्रिस्टल्स बनते हैं, सोडियम, सॉरी, आयरन और फॉस्फेट के क्रिस्टल्स। और हम्म। इसमें जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में होता है, यानी Fe+2 फॉर्म में। अच्छा, अब जमीन पर जहां जहां पे भी ये पाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर जमीन पर यहां जहां ये विवियनाइट पाया जाता है, इसका ताल्लुक जिंदगी से है। इसको एक बायो सिग्नेचर इस तरह से समझा जाता है
कि समुंदर की तह में, खास तौर पे शैलो सीज में जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हम्म गहरा ना हो, वहां हम्म पर अगर कोई चीज ग्रो कर रही हो और वो मर जाए, जिंदा शय, कोई पौधे वौधे कोई और जानदार ग्रो कर रहा हो वो मर जाए, तो उसकी रॉटिंग में या उसको उसकी डीकम्पोजिशन में बाज बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। डीकम्पोजिशन में बाज बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से बाज ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आयरन को अपनी रेस्पिरेटरी चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम्म। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे उसे इस्तेमाल करके वो Fe+3 को Fe+2 बना देते हैं। अब सही। Fe+2 जो है, इस फॉर्म में जो आयरन का आयन बनता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो पानी में सॉल्युबल होता है, और वो उस रॉटिंग डेड मैटर के साथ मिलकर, यानी उस मुर्दा के जिस्म के में मौजूद हम्म फॉस्फेट से मिलकर हम्म। विवियनाइट बना देता है, यानी ऐसे साल्ट के सही। क्रिस्टल्स बना देता है जो आयरन और फॉस्फेट पे मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि अच्छा, तो एक फॉस्फेट भी क्वेश्चन हमारे जिस्म में बहुत है जी। जी, कि ये प्रोसेस जो है, the only possible pathway is a biochemical pathway, right? फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ऐसा पाथवे नहीं है जिससे बन नहीं सके। है, है है। अच्छा। अच्छा, अब इस अच्छा। मौजू पे भी आ जाते हैं जी। जी। बिल्कुल है। दूसरा पाथवे क्या है? जियोकेमिकल पाथवे भी है। जियोकेमिकल हम्म पाथवे ये तब मुमकिन होता है कि जब आयरन और फॉस्फेट बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हम्म। पानी में मिले, सही। और जबकि पानी का टेम्परेचर 300, 200, 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो, यानी पानी जो है वो अपनी सुपर क्रिटिकल फॉर्म में हो। हम्म। वो लोग जो जानते हैं फेज ट्रांजिशंस के अमल को, वो जी जी। जानते हैं कि जब पानी पर या किसी भी माया पर बहुत ज्यादा प्रेशर और उसको बहुत ज्यादा हीट दी जाए तो पानी हम्म ना माया होता है ना गैस होता है, माया और गैस राइट के दरमियान की चीज होता है। राइट 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 उसे राइट। कहते हैं सुपर क्रिटिकल फेज। सो हम्म। सुपर क्रिटिकल फेज में जब पानी हो और उसमें जब आयरन, यानी यानी क्योंकि फेरस Fe+2 ही पानी में डिजोल्व होता है, सही। Fe+3 तो पानी में डिजोल्व होता ही नहीं है, पानी में हल होता ही नहीं है। सो उस हम्म। सूरत में Fe+2 फॉस्फेट से मिलके विविनाइट बना देता है। आई सी। आई सी। ठीक है। तो अच्छा, अब क्या इसके अलावा भी कुछ और है अब मार्स पर या मरीख पर इस किस्म की कोई इम्कानात बज़ाहिर नहीं दिखाई दिए कि जहां ये पता लग सके कि कभी मार्स की, और ये चट्टानें जो है मार्स की सतह पे मौजूद है। हम्म। मार्स की हिस्ट्री में उनकी यानी पिट्रोलॉजी या रॉक फॉर्मेशन के प्रोसेस में साइंसदानों को अभी तक जो उन्होंने तहकीक की है, कोई ऐसा दौर नजर नहीं आया जिसमें आप ये कह हम्म। सकें कि मरीख की सतह का टेम्परेचर कभी 200-300 डिग्री सेल्सियस तक गया हो। और प्रेशर भी इतना ज्यादा रहा हो अजीब प्रेशर, एयर एटमॉस्फेयर का। प्रेशर इतना राइट खौफनाक रहा हो। राइट 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 क्योंकि राइट राइट। हम विविनाइट के बनने की, जमीन में विविनाइट बनता है खास तौर पे जमीन की गहराइयों में, जहां पर जमीन का जो अर्थ का जो कोर है उसके करीब की जो हम्म चट्टानें हैं, वहां हम्म। पर इतनी खौफनाक गर्मी है, टेम्परेचर इतना हाई होता है। और जाहिर है क्योंकि सही। वहां पे एयर नहीं होती, ओवरऑल एयर, वहां पे प्रेशर उन पे ऊपर की रॉक्स का इतना ज्यादा होता है कि उसमें ये हम्म बनता है। आपको पता है कि उन उन हालात में और क्या कुछ बनता है? उन बिल्कुल। हालात में मुर्दा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, वो बनता राइट है। उन राइट। हालात में जो प्योर कार्बन है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो डायमंड बनता है। डायमंड बनता ठीक है, है। राइट। ये तमाम के तमाम वो मिनरल्स हैं जो जमीन में पाए जाते हैं, और ये एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम हीट के एनवायरनमेंट में बनते हैं। लेकिन ये कि सरफेस पे वो हालात नहीं हो सकते। सरफेस पे वो हालात नहीं होते। ठीक। अच्छा, राइट। इसके अलावा उनको कुछ और भी मिनरल्स इसी रॉक में मिली। अच्छा, अब ये जो वाइट एरियाज हैं, ये हम्म। वाइट एरियाज का मतलब ये है कि यहां पर जो आयरन था वो आयरन अब नहीं रहा। वो सही। रिमूव किया है किसी चीज ने या किसी रिएक्शन की वजह से, और अल्टीमेटली उस वो आयरन जो है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस का मतलब वो Fe3 से Fe2 मॉलिक्यूल में बना है, क्योंकि मरीख हम्म। पर आयरन Fe+3 की फॉर्म में बेपनाह मौजूद है, यानी फेरिक फॉर्म में हम्म। बेपनाह, सही। यानी जंग जंग लगी हुई कैफियत में बेपनाह मौजूद है। हम्म। ठीक। यानी जो वाइट एरियाज हैं, इनको उन्होंने कहा है रिएक्शन फ्रंट्स, कि हम्म। बुनियादी तौर पे जो भी कीमियाई अमल हुआ है जिसकी वजह से विवियनाइट बना है, यानी एक जो ग्रीन कलर के जो मिनरल्स, ये जो बिल्कुल डॉटेड फॉर्म में है, मिलीमीटर साइज फॉर्म में है, ये जो बनी है, हम्म।
ये सब के सब जो है बुनियादी तौर पर, और ये यहाँ पर आपको और भी छोटी नजर आ जाएंगी। यहाँ पर ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे और नजर आ रहे हैं। राइट। इधर भी बिल्कुल छोटी छोटी आपको ग्रीन डॉट्स नजर आ रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है ये चट्टान बनने के कई मिलियन या बिलियन साल बाद हुआ है। हम्म। हम्म। अब जजेरो क्रेटर का जो एज है वो रफली अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स। हम्म। ठीक है। तो तो चूंकि उस पर पानी इनके अंदाजे के मुताबिक 2.5 बिलियन ईयर्स तक मौजूद रहा, यानी बहता हुआ पानी। तो उस सही। दौरान में जो भी कीमियाई तामुलात यहाँ हुए हैं जिनकी वजह से ये विविनाइट, ये ग्रीन कलर के मिनरल डॉट्स की सूरत में बने हैं, वो बने हैं। ठीक है। सही। तो उस उनका अभी तक जो सबसे, जिसे कहते हैं ना, जो पारसीमनी के असूलों के मुताबिक जो सिंपल तरीन डेफिनेशन है वो ये है कि ये हम्म। सिंगल सेल्ड, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ने बनाए हैं, जिन्होंने मरीख की इन्वायरमेंट से Fe+3 आयरन हासिल करके, चूंकि हम्म। मरीख में ऑक्सीजन नहीं है, ये इट्स हम्म। सीरियसली ऑक्सीजन राइट। डेफिशिएंट इन्वायरमेंट। राइट। तो उसमें उन्होंने Fe+3, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने Fe+3 को अपनी रेस्पिरेटरी चेन्स में आयरन डंप के तौर पे इस्तेमाल किया और Fe2 में कन्वर्ट किया। Fe2 इज हाईली रिएक्टिव। वो डिफ्यूज हम्म। आउट हुआ है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में जब डिफ्यूज आउट हुआ है तो सरा, और उन्हीं में से जो बाज केमिकल, जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके जिस्म से निकलने वाले फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल छोटी छोटी जगहों पर क्रिस्टल्स बना दिए हैं ग्रीन कलर के, सही। जिनको हम विवियनाइट कहते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब तो ये फिलहाल है। अब इस बारे में आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ ये अभी तक जिंदगी के मिलने वाले आसार में से सबसे श्योर शॉट, यानी पुरानी जिंदगी के मिलने वाले आसार में हम्म। से सबसे ज्यादा यकीनी या श्योर शॉट तहकीक है। सही। ठीक है। इससे पहले भी हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर मरीख की मिट्टी को, आपको पता है ना, मरीख से मिट्टी जमीन तक वैसे भी पहुंचती है। मरीख से आने वाले बाज शहाबिये जो है वो यहाँ तक जमीन तक पहुंचते हैं, हर साल राइट। पहुंचते हैं। राइट। हम्म। मरीख से आने वाली मिट्टी का के एनालिसिस वाइकिंग मिशन के जरिए मरीख से आने वाली मिट्टी जो है उसके साथ इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन, बाज किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में ऐड करके जब उसके साथ मिक्स किया, ये मैं 70s की हम्म। बात कर रहा हूँ, तो हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हुई। जिससे हम्म। उन्होंने कहा कि यकीनन ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उन हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल करके जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। लेकिन सही। जब, और वो ऐलान करने में उन्होंने जल्दी की, जब ऐलान करने में उन्होंने जल्दी की तो बाद में जब फर्दर एनालिसिस हुआ तो उन्होंने कहा कि जो नहीं, उनको कोई भी जिंदा चीज उस मिट्टी में से नहीं मिली जो मरीख से आई थी, तो उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। सही। ठीक है। इसके अलावा एक और कुछ और मौके पर भी बाज़ औक़ात इस मामला इस नहज तक पहुंच गया कि अमेरिका के एक सदर थे क्लिंटन के दौर में, बाज आसार मिले जिस पर सदर साहब जो थे वो ऐलान करने वाले थे प्रेस में कि वो ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग ए प्रेस रिलीज ऑन इट। उसमें वो था, मतलब साइंसदानों का शायद ख्याल था कि ये बैक्टीरिया के, एसेंशियली बैक्टीरिया के फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया हैं, राइट, देन दे जी जी जी, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक, रिट्रैक्टेड दैट, वो बाद राइट। में पता चला कि नहीं। और वो ज़ाहिर है वो उस बदनामी से बच गए कि कोई गलत बयान सदर अमेरिका का जो है वो ऐसा बयान दाग दे साइंस के बारे में राइट। जिसके बारे में खुद उसे पता ना हो, और साइंसदानों की गलती की वजह से वो बयान दे दे। मतलब हम्म। अपनी तौर पे सियासी गलतियां तो आपको पता ही है, सब सारी दुनिया करती है। राइट। 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 खैर, तो खैर, अच्छा, अब यहाँ पर मैं मुझे जो सबसे इसमें दिलचस्प बात बाकी चीज़ों के अलावा लगी वो ये थी कि यहाँ पर जहाँ उन्होंने इसका एनालिसिस किया है। सो यहाँ पे अगर पढ़ें, डिस्पर्स थ्रू आउट द फाइन ग्रेन मड स्टोन इन ब्राइट एंजल आउटक्रॉप एरिया, यानी ब्राइट एंजल उस रॉक का नाम है जो थोड़ी सी जमीन से निकली हुई है। We observe approximately 100 to 200 micrometers circular to irregular shaped masses, informally referred to as poppy seeds। ठीक है। ये जो है इनको उन्होंने विवियनाइट का नाम दिया जब उन्होंने फर्दर स्टडी किया। और
और ये है उनकी कंपोजिशन के, दे कंटेन सम सम अमाउंट्स ऑफ फेरिक प्लस फेरस फॉस्फेट विद हाइड्रेटेड वाटर। ठीक है। हम्म। और इसमें आयरन ऑक्साइड टू फास्फोरस की रेशियो जो थी वो 3:2 की थी। ठीक है। अच्छा, और कुछ ज़रा ये भी वजाहत कर दें कि जी अब ये सब कुछ जो है, ये एनालिसिस भी जो है मार्स की सरफेस पे हो रहा है, राइट? ये जी जी ऐसा जी। नहीं है कि मार्स से मट्टी ज़मीन पे लेके आए और नहीं ज़मीन नहीं पे नहीं नहीं एनालिसिस नहीं। किया। जी जी। तो तो वो वहाँ वो पे, जो पर जी, जी, गो अहेड। जो परसिवियरेंस नाम है उस मशीन का जो उन्होंने वहां भिजवाई हुई है, जिसे जी जी। रोवर कहते हैं। रोवर इसलिए कहते हैं कि राइट उसमें ये सलाहियत होती है कि वो खुद कार गाड़ी की तरह उसको जमीन पे बैठ के साइंसदान कंट्रोल कर सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ जाती है। राइट। ठीक है। उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा मैं भी एक सेकंड में। तो यहाँ पर उसमें इस किस्म के आले हैं जिससे उन्होंने स्टडी किया। उनमें एक चीज जो है वो है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए उन्होंने चट्टानों के नमूने लेकर उन पर लेजर लाइट फेंकी और उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट से को एनालाइज करके उन्होंने उसका जब कंपैरिजन किया सिमिलर मिनरल्स के साथ जो जमीन पे पाई जाती हैं, तो उनको पता चला कि वो बुनियादी तौर पे जो ग्रीन डॉट्स हैं वो विविनाइट है, यानी वो आयरन और फॉस्फेट के सॉल्ट्स। ठीक है। और ये सब कुछ, और सिर्फ यही नहीं, परसिवियरेंस में ये सलाहियत भी है कि वो कोर्स कलेक्ट करता है, यानी वो चट्टानों के नमूने हासिल करके उनको प्रिजर्व कर लेता है। और ओरिजिनल आइडिया ये था कि बाद में जमीन से एक और मिशन भेजा जाएगा जी। जो उन चट्टानों को वहां से मरीख से लाकर जमीन पर उसकी तहकीक में मदद देगा। राइट ठीक राइट। है। लेकिन वो मामला, जो मसला ये है कि ये इस किस्म के मिशन जो है उनकी जो बजट होता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे होता है। और मौजूदा इकोनॉमी में, और ख़ास तौर पे आपने सुना ही होगा कि पिछले तकरीबन एक दिहाई में जो नासा जो है वो सीरियस किस्म के बजट कट से गुजरा है। हत्ता कि आपको ये भी पता ही होगा कि वो जो जो सब लोगों की फेवरेट और पसंदीदा दूरबीन, जैसे हम जेम्स वेब टेलीस्कोप कहते हैं, हम्म। उसका बजट जो है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया था, और उसको बनने राइट में और उसके उसकी अल्टीमेटली खला में लॉन्च में कितनी देर हो गई थी। राइट। तो अभी तक जो है इसके बारे में तमाम नासा के वो सरबराहान जो ये कहते थे कि हम लाजमन वहां से चट्टानों के नमूने लेके आएंगे, वो अभी तक नॉन कमिटल हैं। दे आर नॉट रियली हम्म। इंडिकेटिंग एनी, गिविंग एनी ऑब्वियस आंसर कि जी हम फलां वक्त में ले आएंगे, या इसके लिए फंडिंग के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यह है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज नाउ वॉलंटियरिंग कि अगर नासा का बजट कट है और नासा वो प्लान नहीं कर सकती सैंपल रिटर्न का, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज विलिंग टू प्लान अ मिशन जो कि उनको वहाँ से वापस ले आए, क्योंकि वो जैसे आप बता रहे थे, वो सैंपल्स लेके परसेवेरेंस ने जगह जगह ड्रॉप किए हुए हैं और वहाँ पे मार्क किया हुआ कि इस जगह हमने जो जी कोर जी। सैंपल हैं वो रखे हुए हैं। तो रखे हुए जी। अब जो मिशन चाहिए वो बस ये चाहिए जो फ्लाई करे वहाँ से सैंपल उठाए और वापस वापस आ जाए। जमीन पर ले आए, लेकिन जमीन यह है पर ले कि जी, नासा का बजट कट, खास तौर पे ये जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने नासा का बजट कट किए हैं उसके बाद वो जो सैंपल रिटर्न मिशन था वो नासा ने कैंसिल कर दिया है। आए। जी जी। तो ये है बात। तो यहां पर जो लफ्ज है रीडॉक्स ड्रिवन मिनरल, रीडॉक्स का क्या हम्म मतलब है? देखें, तमाम जिंदा अशिया में जो तवानाई हासिल की जाती है वो कीमियाई तवानाई होती है, स्वाय हम्म फोटोसिंथेसिस के जरिए हासिल होने वाली तवानाई जो पौधे सिर्फ हासिल करके या पौधों जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हासिल करते हैं, और वो एक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन उसके अलावा जो हम्म। कीमियाई तवानाई जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो उन फूड मटेरियल्स या उन केमिकल्स पे मुश्तमिल होती है जिनको बायोमोलिकुल्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दे हैव द रेडली राइट। अवेलेबल केमिकल एनर्जी कि जिसको तमाम कमोबेश तमाम जानदार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उस तवानाई को इस फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए कि हमारे हर खुलिया जो है उसमें ऐसी तवानाई हो कि अपना काम सरंजाम दे सके, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस डाइजेस्टेड फूड या उस हजमशुदा खुराक को
इस तरह मेटाबॉलिज्म के कीमियाई रिएक्शन से गुजारा जाए कि उस हम्म कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह या फैट्स वगैरह से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए जा सके। उन हम्म इलेक्ट्रॉन्स को मेटाबॉलिज्म के जरिए उनकी तवानाई को इस्तेमाल किया जाता है एटीपी बनाने में, एडिनोसिन हम्म ट्राइफोस फॉस्फेट किस्म के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने में। और हम्म आपकी जिंदगी के कमोबेश तमाम अफ़ाल जो हैं वो जिस तवानाई पर मुनहसर होते हैं वो एटीपी से हासिल होने वाली एनर्जी होती है। ठीक है। राइट तो ये जो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अल्टीमेटली वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब वो अपना काम पूरा कर चुकते हैं, हमारे खुलियों में उनकी आखिरी आरामगाह जो है वो ऑक्सीजन होती है, यानी राइट ऑक्सीजन गैस। और वो ऑक्सीजन राइट गैस जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यानी जो अपनी बहुत हद तक अपनी एनर्जी लूज कर चुके होते हैं, उनको हम्म हासिल करके वो पानी हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलके पानी बना देती है। तो वो लोग राइट जिन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है वो ये जानते हम्म हैं कि ये प्रोसेस बुनियादी तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट और बैक्टीरिया वगैरह में चूंकि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो उनमें ये हम्म प्रोसेस जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन के मखसूस हिस्सों में होता है। हम्म ठीक। तो जहां पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स यानी जिंदा अशिया जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती हैं, वो हम्म फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करती है। राइट। लेकिन एक जगह मैंने जिंदगी की ये तारीफ पढ़ी थी कि जी, लाइफ इज नथिंग बट ए फ्री इलेक्ट्रॉन लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत दिलचस्प है और ये बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल बात सही है। राइट। लेकिन वो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं या लिविंग हम्म ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गन प्रोकैरियोट्स आमतौर पे होते हैं, कि जो हम्म क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और तमाम ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, दे नो और दे हैव सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन हम्म रिएक्शंस। तो सिंगल सेल्ड राइट ऑर्गेनिजम्स जो इतने इवॉल्व नहीं है या उनको एवोल्यूशन की इस डायरेक्शन में जरूरत नहीं थी, वो बजाय ऑक्सीजन के आयरन को इस्तेमाल करते हैं हम्म या सल्फर को इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के और के बाज एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, हम्म जो वो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन से रिसीव करते हैं। सही। तो इसी वजह से यानी आप इससे अब ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बुनियादी तौर पर मरीख में अगर जिंदगी रही होगी तो जाहिर है वहां का मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होगा, हम्म बल्कि आयरन डिपेंडेंट होगा। आयरन डिपेंडेंट इस सेंस में कि सही। उनके इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल डंप या रेस्टिंग प्लेस जो है वो आयरन हम्म होगा। हम्म तो इज इट ट्रू कि ये जो जमीन की हिस्ट्री है इसमें एक वो था जब साइनोबैक्टीरिया बने एंड देन देयर वाज द ग्रेट ऑक्सीनेशन इवेंट, राइट? ये तो उससे ऑक्सीडेशन। पहले जो जिंदगी थी वो जब ऑक्सीजन नहीं थी माहौल में, तो वर दे डिपेंडिंग ऑन आयरन आल्सो? जी 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 जी, वो आयरन और आयरन जैसी दूसरी ऐसे और सल्फर, आयरन, हम्म इसके अलावा हम्म और हम्म केमिकल्स मतलब नाइट्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह, इस हम्म किस्म ये जो एलिमेंट थे ये उनके ना फाइनल रेस्टिंग प्लेस, ये सही। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के डंप के तौर पे इस्तेमाल होते थे। सही। जी जी जी, सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल। ये तो ऑक्सीजन जो है उसकी मौजूदा हवा में जो कंसंट्रेशन है वो है रफली अराउंड 20.9%। राइट। और इस तमाम की तमाम ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं, हर मेरे ख्याल है हर वो बंदा जिसने इस चीज को थोड़ी सी तफसील से पढ़ा है, कि हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की तकरीबन 100% जो सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस यानी वो हम्म ऑक्सीजन जनरेटिंग फोटोसिंथेसिस है, जो सही। पौधों और पौधे जैसे जानदार जो है वो करते हैं। राइट। जब वो सूरज की रोशनी को और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। सही। सही। तो अब मैं सिर्फ यहाँ ये दिखाना चाह रहा था कि कितने ज्यादा केयरफुल है यहाँ पे साइंसदान, कि बार बार वो, अब ये देखें, यहाँ पे वो लिखते हैं हेयर वी कंसिडर द नल हाइपोथेसिस दैट विद इन द लो टेम्परेचर सेडिमेंट्री डायजेनेटिक सेटिंग। डायजेने सेडिमेंट्री का मतलब है इस किस्म की रॉक्स जो
पानी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम्म। जमीन के एक जगह पे एक दरिया के अंदर इकट्ठे होने में बनी हो। और राइट। डायजेनेटिक का मतलब है रॉक फॉर्मेशन। वी हैव हम्म। proposed the bright angel formation, abiotic reactions produced uh, iron and ferrous iron and reduced sulfur and concentrated them in orthogenic nodules and reaction fronts। ये यानी हम्म। उनका नल हाइपोथेसिस था। यानी ये हम्म। यानी ओरिजिनल हाइपोथेसिस तो आपको पता ना, एक ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है, एक नल, दोनों जो है एक दूसरे की जिद होते हैं। हम्म। हम्म। Or the null hypothesis predicts that abiotic reactions can reduce sedimentary, ferric ions to aqueous, yani pani mein soluble, ferrous ions, which is then हम्म। हम्म। incorporated into iron phosphate and iron sulfide minerals we identified. A wide हम्म। variety of organic carbon compounds are known to promote abiotic reductive dissolution of ferric ion oxidized minerals at temperatures between 10 and 80 degrees. हम्म। Right? The presence of organic material in bright angel formation mudstone, which could have been produced on Mars through acidic synthesis or delivered through non-biological exogenous sources, suggests that such reactions could have occurred। ठीक है, यानी हम्म। ये मुमकिन हो सकता है। फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन वेदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फॉर्मेशन कैन ड्राइव द रिडक्शन ऑफ मिनरल होस्टेड सेडिमेंट्री फेरिक आयंस एट लो टेम्परेचर। हम्म। ठीक है, यानी ये सब चीजें मुमकिन हैं, लेकिन आम तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जरिए अभी तक लैब, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेगुलर टेम्परेचर पर इस तरह की मिनरल बना सकें, ये जो है ये अभी तक देखा नहीं गया, सिवाय इसके कि उस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर। राइट। ठीक राइट। है, ये तो यहाँ पे वो, ये अगर इस विषय को पूरी पूरी डिटेल से पढ़ें कि no evidence for sulfide producing hydrothermal or magmatic systems were observed in the crater floor। यानी कोई ऐसा वहां पे नहीं देखा गया कि जिसमें कोई बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम हो, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हों और सो सो हम्म। फोर्थ हो, हम्म। जिससे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो सके। तो उसकी वजह से आगे वो, अगर आप पूरा पूरा डिटेल देखें तो ये कहते हैं कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए था उसकी अपारेंटली हमें मौजूदगी नजर नहीं आती उनके सही। किसी भी अदवार में मार्स पर। सही। ठीक है, सो given the potential challenges to null hypothesis, we consider here an alternative biological pathway for the formation of orthogenic nodules। orthogenic का मतलब है जो हम्म। रॉक्स के ऊपर बने हुए नोड्यूल्स। हम्म। ठीक है, हम्म। on Earth, Vivianite nodules are known to form in freshwater and marine settings as a byproduct of low temperature microbially mediated iron reduction reactions। हम्म। राइट, तो ये यहाँ पर वो राइट। कहते हैं कि जो अपारेंटली जो कंडीशंस चाहिए जियोलॉजिकली विविनाइट बनने की, वो या जियोकेमिकली, वो तो हमें नजर नहीं आती मार्स पे। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो ये है कि हमारे पास नोन फैक्ट्स है जमीन पर जिंदा जिंदा अशिया के इर्द गिर्द विविनाइट बनने के, ये हम्म। एविडेंस है हमारे पास। राइट। तो वो उसके मुताबिक ये इसका ताल्लुक जो है जिंदा, ऐसी जिंदा अशिया से, ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म से है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लो ऑक्सीजन में ये मिनरल बना सकते हैं। ठीक है, जी। तो अच्छा, ये, मुझे ये इल्म नहीं है कि जी, ये जो पेपर है ये पे वॉल्ड है या ये फ्रीली अवेलेबल है। ये फ्रीली अवेलेबल है, मैंने आपको लिंक भिजवाया था उस पे, अच्छा, सही है। फेसबुक तो पे। अगर ये फ्रीली अवेलेबल है तो फिर जब हम वीडियो डालेंगे, जब पोस्ट करेंगे तो उसके साथ ये लिंक भी डाल देंगे। जी और बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल। मेंबरान हैं उनको मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़रूर इस पेपर को देखें। ये मुमकिन है कि आपको पेपर के जो टेक्निकल वो चीज़ें हैं उनकी समझ ना आए, लेकिन जी कम से कम ये देखिए कि लिखने वाले जब साइंटिफिक पेपर लिखते हैं तो जी किस कदर एहतियात करते हैं, वो तमाम पॉसिबल सिनेरियोज को कवर करते हैं। और उसके अलावा फिर इसी पेपर में अगर आप नीचे जाके देखें तो अलग से एक सेक्शन है जो मेथड का सेक्शन है, कि वो ये भी जी जी बताते जी हैं जी जी, कि मैं यही उन्होंने बताता ये एनालिसिस कैसे किया, उसके लिए क्या हूँ। टूल इस्तेमाल किए, ताकि अगर कोई दूसरा शख्स इसी डाटा को एनालाइज करना चाहे
कोई दूसरा साइंसदान, तो उसको पता हो कि कैसे एनालाइज किया गया था। तो ये इस कदर केयर की जाती है कि कहीं साइंसदानों से कोई गलती ना हो जाए। जी। ये और उन्होंने वो जो साइंस का। डेटा है, जी सॉरी, जी एनालिसिस जी के अलावा आप जी। अगर चाहें तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर, ये डेटा अवेलेबिलिटी के उन्होंने लिंक्स दिए हैं। सही। ये सारा का सारा डेटा जो नेसा के प्लानिटरी डेटा सिस्टम से उन्होंने लिया है, अगर आपके पास सलाहियत है कि आप उसको एनालाइज कर सके तो सारा डेटा यहाँ मौजूद है। जो बाज़ औक़ात हम बात करते हैं कि साइंस एक ट्रांसपेरेंट फील्ड है, एक शफाफ फील्ड बिल्कुल। है, उसमें हर चीज़ ओपन होती है। तो जी। ये सबूत है, ये पेपर उस बात का कि इसमें जो कुछ लिखा गया है उसका उन्होंने एनालिसिस भी बताया है। उसके अलावा ये जो आपको ग्राफ वगैरह बना के दिखाए हैं कि ये एनालिसिस उन्होंने किया, तरीका भी बताया कि एनालिसिस कैसे किया। और ये भी जैसे खान साहब दिखा रहे हैं, डाटा भी सब लिंक हैं कि आप चाहें तो खुद वो डाटा डाउनलोड करके आप एनालाइज कर सकते हैं। ये वो ओपननेस है, ये वो शफाफियत है जिसकी वजह से साइंस में गलत नताइज के इम्कान निस्बतन कम होते हैं, इसलिए जी कि जी जी हर जी। पेपर जो है उसको दूसरे साइंसदान टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई गलती हो तो गलती की निशानदेही कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी वजह से साइंस की तरक्की का या उसके आगे बढ़ने का यही राज है कि एक शख्स अगर एक डेटा जनरेट कर रहा है, या एक ग्रुप या एक पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक डेटा जनरेट कर रही है, तो किसी और मुल्क में बैठा हुआ कोई भी आदमी जो है उस डेटे को एनालाइज करके उसको, एग्जैक्टली। उस पर अगर उसकी अपोजिंग राय है तो वो दे सकता है। अभी बिल्कुल। वो पिछले दिनों, मुझे नहीं पता आपने शायद वो बहस सुनी हो ना सुनी हो, मैं चूंकि वो एक बहुत मशहूर एक वेल नोन पॉडकास्टर है, ज़बीने होजनफेल्डर। शी मेड अ पॉडकास्ट के 2000, यानी वो जो था ना कि ये जो है गैलेक्सीज कायनात में वो एक्सलरेट होकर एक दूसरे से परे जा रही हैं। आपको पता है उस पर जो जिन साइंसदानों की तहकीक थी उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। राइट राइट। उसके बाद एक कुछ और किसी और ग्रुप ने कहा कि जनाब वो डेटा जो है उसका एनालिसिस सही नहीं किया गया। ठीक है। उस पर आजकल बहुत सख्त किस्म की गर्मा गर्म बहस यस। जो है वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साइंस में जारी राइट है कि वो डेटा राइट। एनालिसिस किसने सही किया और किसने नहीं किया। हम्म। बहरहाल ये काम चलता रहता है। तभी मतलब साइंस में तभी भी कोई भी फ्रॉड जो है वो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कौन, किस बंदे ने जो कुछ किया है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। ठीक, तो इस पेपर के हवाले से और कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहेंगे? इसमें मेरी तो तमाम मेंबरान से, ये तमाम दोस्तों से जो ये से सुने, उनसे ये दरखास्त है कि इस पेपर का लिंक अगर हम दें तो इसमें खास तौर पे जहां पर जो उन्होंने अलग से बांध कर एन एक्सप्लोरेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो दिए हुए हैं उनको हम्म। गौर से देखें। और इसकी इंट्रोडक्शन, जरूर। हो सकता है आपको मेथड समझ में ना आए, लेकिन हम्म कुछ बाज बुनियादी डेफिनेशंस के अलावा कि मसलन डायजेनेटिक हम्म क्या होती है, ऑथोजेनिक क्या होता है, रामन हम्म स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये अगर आपको वाकई अ, इर्तिका में दिलचस्पी है, क्योंकि जियोलॉजी जो है उससे हासिल किया हुआ इल्म इर्तिका में बुनियादी एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इन हम्म। डेफिनेशन से वाकफियत हासिल करना, अब तो आपको पता है डिक्शनरियाँ अवेलेबल हैं विकिपीडिया पर, और उसके अलावा और 10,000 जगहों पर आपको चीज़ों का मीनिंग्स पता लग जाते हैं। तो राइट राइट। आप आसानी से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अब तो तकरीबन हर शख्स के पास ये सहूलत है कि वो चैट जीपीटी या क्लॉड या जो भी एआई टूल्स हैं, ग्रोक है, उससे भी आप हर चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। तो अक्सर जो लोगों से मेरी कभी बहस होती है कि साइंस का फलां नज़रिया गलत है, फलां नज़रिया गलत है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम आप ये जो एआई टूल्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल कीजिए और उनसे कंफर्म कीजिए कि आपके जहन में जो तस्वुर है साइंस का वो दुरुस्त है या नहीं है। क्योंकि जो आजकल के एआई टूल्स हैं ये हजारों नहीं लाखों साइंसी पेपर्स पर भी ट्रेन किए गए हैं, राइट, जो जी जी जी। इन्होंने। और ठीक है, आप हो सकता है कि कोई अगर कॉन्स्पिरेसी को मानने वाले लोग हों कि जनाब ये राइट सब फलां कौम की की साजिश है, और फलां कौम की साजिश है कि वो राइट। किसी खास किस्म के अकायद के खिलाफ जो है वो अपनी बातें जो है बना बना के पेश कर रहे हैं। कम से कम ये टूल्स जो है आपको एक पेपर की समरी निकाल के दे देंगे।
उस एग्जैक्टली जुबान में एग्जैक्टली। निकाल के दे देंगे जो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उसके समझ आने के चांस ज्यादा होंगे। तो राइट। इसलिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अब तो ये मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मगरिब में तो मुख्तलिफ स्कूलों में और कॉलेजों, स्कूलों में अब से आना शुरू हो गया है, कॉलेज में तो बहुत हाँ पुराना जी। ये अब जब से शुरू हुए हैं तब से लोग जो है किसी न किसी रंग में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए अपने इल्म को बेहतर करने के लिए, क्योंकि बहरहाल इल्म का एक फायदा तो ये है कि आप उस मैदान में कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। हम्म। दूसरा फायदा जो हम में से, और वो जाहिर है कुछ लोगों को ही होता है कि कुछ लोग ही हैं हम में से जिनमें जिनके पास इस किस्म के मौके होंगे कि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जो खास तौर पे एक्सपेरिमेंटल फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी की जरूरत है वगैरह वगैरह, वो हम्म। उसमें किसी लैब में काम कर सके। लेकिन सही। ये बहरहाल हम कर सकते हैं कि हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम लोग जो साइंस की दुनिया के मेंबर हैं, जो अ, हमारा मटेरियल देखते हैं या पढ़ते हैं, वो सब के सब जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं। आपके जी पास कंप्यूटर है या सेल फोन है और आपके पास एक्सेस है इंटरनेट का, तो आपके पास वो सब टूल हैं जो किसी भी शख्स के पास हो सकते हैं। इसलिए जी ये बिल अब जी बिल्कुल। रोज नहीं और रहा कि फलां चीज नहीं पड़ी। जी, राइट आप। और वो ये सब वो टूल्स हैं जो बड़े बड़े साइंसदानों के पास अब से कोई 30 साल पहले 40 साल पहले नहीं थे, सोच भी एग्जैक्टली नहीं सकते थे वो इन एग्जैक्टली। चीजों के बारे में, राइट सोच भी नहीं सकते राइट। थे। जी। बिल्कुल मुझे याद है बिल्कुल। मैं जब पीएचडी करने के लिए जर्मनी गया तो मैंने जब पहली बार इंटरनेट के ये कारनामा देखा कि जनाब मैं 100 के करीब अपने जो रेलेवेंट साइंटिफिक जर्नल्स थे उनके पेपर्स तक अपने कंप्यूटर के जरिए उनके पेपर पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल तो ये मेरे बिल्कुल। लिए तो एक हैरानकुन चीज थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी हो जाएगा। तो अब तो राइट मामला राइट। उससे कई गुना ज्यादा आगे पहुंच चुका हुआ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है। चलिए जी, खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल आपके साथ जब भी बात होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह किसी और साइंटिफिक पेपर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब, बहुत शुक्रिया, मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।